चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, लाजवाब होंगे, अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। चलिए, नमस्कार नमस्कार, जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे, है ना। सलोनी जी, पिंकी जी, है ना, जी 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 करके भी नाम है, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है भाई। और भी बाकी लोग जुड़ जाएं। मोनिका, वरुण कश्यप, नमस्ते सर, बिल्कुल राम राम, है ना। रोशनी, स्वाति, नितिन, श्याम, अंकित, रागिनी, आयुषी के, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रवीण भाई। चलो, आज का हमारा टॉपिक क्या है मेरे दोस्त। तो आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था के प्रकार है। तो हेडिंग डाल देंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। कल हमने आर्थिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि कुल मिलाकर के आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है और आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार आज का हमारा हेडिंग है, अर्थव्यवस्था के प्रकार आप लोगों को याद रखना है ना। अर्थव्यवस्था के प्रकार। चलो, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी को अलग अलग आधारों पर बांट करके देखा जाता है ना। कल इसका मैंने क्लू दिया था कि इकोनॉमी को अगर देखना है कि किसी देश की इकोनॉमी कैसी है तो इसको अलग अलग आधारों पर बांट करके देखा जाता है। सबसे पहला मैंने आपको यह बताया मेरे साथियों, देखो 3 आधारों पर बांट करके देखा जाता है। सबसे पहला आधार है संबंध कैसे हैं, किसके संबंध, तो विदेशों के बीच में संबंध कैसे, जैसे भारत के संबंध अमेरिका के साथ में कैसे हैं, भारत के संबंध जापान के साथ में कैसे हैं, जर्मनी के साथ में कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ में कैसे हैं। तो संबंधों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। तो पहला लिखेंगे संबंधों के आधार पर, या संबंधों के आधार पर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वैदेशिक संबंधों के आधार पर। तो लिखेंगे वैदेशिक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। वैदेशिक संबंधों के आधार पर, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कितने प्रकार की होती है ना। एक आधार हो सकता है मेरे दोस्त जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो जिसे आप बोलते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ, उस देश का डेवलपमेंट कितना हुआ। तो दूसरा जो आधार है वो है विकास कितना हुआ किसी भी देश की इकोनॉमी का। तो दूसरा जो आधार है उसे हम क्या कहेंगे, विकास की अवस्था के आधार पर। तो दूसरा लिखेंगे विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, है ना। तो विकास की अवस्था के आधार पर किसी भी देश की इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है, विकास की अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो दूसरा भाग ये है मेरे साथियों, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो भैया किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है उसके आधार पर देश की इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है। अभी इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। और एक और होता है मेरे दोस्त जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो जिसे आप लोग जानते हैं कि जो देश के अंदर रिसोर्सेस है ना उन पर कंट्रोल किसका है। तो कंट्रोल किसका है देश के अंदर जो रिसोर्सेस है उन पर। तो तीसरा जो आधार है उसे आप लोग जानते हैं कि संसाधनों पर नियंत्रण किसका है। तो लिखेंगे संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों पर नियंत्रण, नियंत्रण के आधार पर। तो संसाधनों पर नियंत्रण किसका है के आधार पर हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ये मोटा मोटा अंदाज होना चाहिए कि ये चीजें है क्या, है ना। आपने सुना तो बहुत होगा कि खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे।
लेकिन इन शब्दों से रूबरू होना है हमें, तो हमें 3 आधार देखने पड़ेंगे। देखो भाई, वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो, वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की, एक को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी है ना, जिसे आप शुद्ध हिंदी में किस नाम से जानते हैं? खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसे आप लोग किस नाम से जानेंगे मेरे दोस्त? हिंदी में इसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और एक प्रकार होता है जिसे आप कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसे? क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। और अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द है उसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बंद अर्थव्यवस्था के नाम से आप इसे जानते हैं। तो संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था और एक को क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। आ गई बात समझ में? ये वैदेशिक संबंधों के आधार पर। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। एक है विकास की अवस्था के आधार पर, तो किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इसकी अवस्था के आधार पर किसी भी देश की इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से वो 3 पार्ट है? तो सबसे पहले याद रखना, अगर विकास सबसे कम हुआ है, विकास न के बराबर हुआ है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं अल्प विकसित। क्या बोलेंगे? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आपने सुना होगा ना अल्प विकसित के बारे में। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से आप इसे जानते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। अंग्रेजी में भी लिखा दूंगा, डोंट वरी। दूसरा है, अगर विकास थोड़ा अच्छा हो गया है तो उसे बोलेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे भारत जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, विकासशील अर्थव्यवस्था। और अगर विकास बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, भारत के अंदर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की आय ज्यादा अच्छी है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। अभी हम एक एक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर पहले एक मोटा मोटा सीनेरियो हमें पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की और क्या क्या खास बातें हैं। तो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। वैसे ही संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर देखें, देखो किसी भी देश के अंदर रिसोर्सेस होते हैं, जैसे भारत के अंदर भी रिसोर्सेस है। भारत के अंदर सेना है, बिल्कुल है। भारत के अंदर भूमि है, बिल्कुल है। जमीन भी बहुत सारी है, राजस्थान में बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी है, मध्य प्रदेश में भी पड़ी है। तो इस पर कंट्रोल किसका है? इस इन ये भूमि एक संसाधन है। भारत के अंदर कोयला भी, भारत के अंदर यूरेनियम भी है, सब कुछ, बहुत सारे संसाधन है। लोग खुद एक संसाधन है, मानव खुद क्या है? एक प्रकार का संसाधन, ठीक है। तो ये जो संसाधन है, इनके ऊपर कंट्रोल किसका है? अगर कंट्रोल सरकार का है, सुनना मेरी बात को, मैं कह रहा हूं कि अगर कंट्रोल सरकार का है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी हम कहते हैं। अभी बताऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर सरकार का कंट्रोल है तो क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और अगर कंट्रोल मेरे दोस्त प्राइवेट सेक्टर का है, क्या बोल रहा हूं? प्राइवेट सेक्टर का, तो उस देश की इकोनॉमी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि अंग्रेजी में इसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अगर कंट्रोल किसका है? तो प्राइवेट सेक्टर का है। तो जैसे अडानी, अंबानी, इनका अगर कंट्रोल है तो। अगर कंट्रोल सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का है तो उसे आप लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपने तीनों के तीनों नाम सुने कि नहीं सुने, है ना? तो उसे बोलते हैं मिश्रित। और मिश्रित में किस किस का कंट्रोल होता है? तो सरकार एवं निजी क्षेत्र, सरकार एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि भारत की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो भारत जो है वो ओपन इकोनॉमी वाला देश है। भारत की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो हमें अब तीनों को समझने की कोशिश करना है कि ये क्या है और कैसे कैसे सवाल आपकी परीक्षा में यहां से पूछे जा सकते हैं। करें शुरू? करें शुरू, चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे दोस्त आपके वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकारों की, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा, चलो पहले इस के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। पढ़े? तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। चलो बढ़े आगे। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं वैदेशिक संबंधों के आधार पर, वैदेशिक संबंधों के आधार पर।
वैदेशिक संबंधों के आधार पर। तो देखो वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के मेरे दोस्त दो प्रकार है, सॉरी हाँ दो ही प्रकार है वैदेशिक संबंधों के आधार पर। वैदेशिक संबंधों के आधार पर, ठीक है, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, है ना। तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, या इंटर रिलेशन भी बोल सकते हैं इसे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन और फॉरेन रिलेशन। देखो संबंध प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं मेरा संबंध मेरे दोस्त के साथ कैसा है, सुनना मेरी बात को, संबंध कैसा है। देखो मेरा दोस्त जो है ना वो मेरी शर्ट भी पहन जाता है, मैं उसे कुछ नहीं बोलता। मेरा दोस्त मेरे जूते भी पहन जाता है, मेरा दोस्त मेरी गाड़ी भी ले जाता है, मेरा दोस्त मेरा मोबाइल भी उपयोग कर लेता है, यानी कि मेरा दोस्त मेरी बाल्टी भी उपयोग कर लेता है। हम हॉस्टल में रहते थे तब कि यार भाई तेरी बाल्टी दे दे, नहाने जा रहा हूं। मैंने कहा चल ठीक है भाई ले जा। आ रही बात समझ में? तो रिंकू क्या हुआ कि मेरा जो दोस्त था ना उसके साथ में मेरा ऐसा संबंध था कि जो मेरे पास में संसाधन थे, जो मेरे पास में चीजें थी वो उसका उपयोग कर लेता था, और मैं भी उसके पास में जो चीजें थी उसका भी उपयोग कर लेता था। आ गई बात समझ में? तो हम दोनों के बीच जो संबंध थे वो कैसे थे? खुले संबंध थे। भाई अगर मुझे उसकी कार ले जानी है तो मैं लेके चला जाता था, तो संबंध कैसा है? खुला संबंध है। अगर उसे मेरी बाइक की जरूरत है तो वो भी ले जाता था। तो देखो संबंध जब ऐसे हो ना कि जब हम किसी की वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं, कोई हमारी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, लेना देना चलता रहता है, तो ऐसे संबंध को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना इसे बोलते हैं खुला संबंध। तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार है। जैसा संबंध दोस्तों के बीच में होता है वैसा ही संबंध दो देशों की इकोनॉमी के बीच में भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? तो दो देशों की इकोनॉमी के बीच में भी ऐसा संबंध हो सकता है, और ये संबंध कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला एक लिखेंगे खुली अर्थव्यवस्था। वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की है, और पहला जो है वो है खुली अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था को आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी। मैं अक्सर इसे बॉयज हॉस्टल के नाम से लिखता हूं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। बॉयज हॉस्टल क्यों? क्योंकि बॉयज हॉस्टल में आपने देखा होगा कि किसी की भी चीज कोई भी उपयोग करता रहता है, कुछ चीजों को छोड़ के, है ना। कुछ एक्सेप्शंस भी है हमारे पास में बताऊंगा नहीं, आप लोग समझ जाना। तो देखो एक संबंध है मेरे साथियों वैदेशिक संबंधों के आधार पर कि ये बॉयज हॉस्टल है, और बॉयज हॉस्टल में क्या क्या होता है आप सबको पता है। ये दरअसल बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। आ गई बात समझ में? तो बॉयज हॉस्टल है। और एक संबंध होता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। तो यहां पर लिखेंगे बंद अर्थव्यवस्था, और बंद अर्थव्यवस्था गर्ल्स हॉस्टल है ना। और इसी को आप अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ये गर्ल्स हॉस्टल है। क्यों बोल रहा हूं मैं गर्ल्स हॉस्टल? गर्ल्स हॉस्टल देखो लड़कियां सब एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मेरी सिस्टर की मैं बात करूं तो मेरी सिस्टर जब हॉस्टल में रहती थी तो उसका एक मकसद था, और वो मकसद क्या था? ना काहू से लेना ना काहू को देना। वो ना तो किसी भी दूसरी लड़की से कोई वस्तु लेती थी, न ही अपनी वस्तुएं, है ना, किसी दूसरी लड़की को उपयोग करने के लिए देती थी, न ही किसी से कोई सामान लेती थी। आ गई बात समझ में? लड़कियों में ना चोटी पकड़ युद्ध हो जाता है, चोटी पकड़ युद्ध। अगर किसी हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में किसी दूसरी लड़की ने किसी दूसरी लड़की की या किसी अन्य लड़की की, मेरे दोस्त, बाल्टी भी उपयोग कर ली ना तो लड़ाई हो जाती। तूने मेरी बाल्टी कैसे उपयोग कर ली? चोटी पकड़ युद्ध हो जाता है, चोटी पकड़ युद्ध, है ना। तो ये एक प्रकार का गर्ल्स हॉस्टल है। देखो बॉयज हॉस्टल में क्या होता है? बॉयज हॉस्टल में एक बात हमेशा याद रखना है, जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो मेरा है। आ गई बात समझ में? जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो मेरा है, ये बात आपको याद रखना है ओके ओके ठीक है। तो जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो मेरा है, ठीक है
तो दरअसल ऐसा संबंध खुली अर्थव्यवस्था में, तो देखो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो याद रखना इसमें आयात और निर्यात, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, इसमें आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, निर्यात को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, इसमें आयात और निर्यात दोनों को स्वीकार किया जाता है, दोनों को स्वीकार, स्वीकार का मतलब होता है एक्सेप्ट, इसमें आयात और निर्यात दोनों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें मतलब जिसमें आयात और निर्यात दोनों को एक्सेप्ट किया जाए वो कैसी इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है ना, ओपन इकोनॉमी है, याद रखना है, ओपन इकोनॉमी आप उसे कहते हैं। जैसे भारत जो है उसका संबंध जर्मनी के साथ में ओपन इकोनॉमी, आ रही बात समझ में, मतलब अलग अलग देशों के साथ में उसका कैसा संबंध है, तो उसके आधार पर इकोनॉमी को डिवाइड करने की कोशिश यहां पर की गई है। तो भारत की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी का संबंध अन्य देशों के साथ में कैसा है, तो ओपन है। हमारा अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग संबंध हो सकता है। आ गई बात समझ में, तो याद रखना है इसमें आयात और निर्यात दोनों को स्वीकार किया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था जो है इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी को कहा जाता है उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लिबरल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, लिबरल इकोनॉमी। पूछा जा सकता है सवाल कि बताओ कौन सी इकोनॉमी को लिबरल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, तो मेरे साथियों इसी को लिबरल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं आप, है ना, उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से आप इसे जानते हैं। खुली अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सी अर्थव्यवस्था जो है वो मेरे दोस्त वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, तो खुली अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, बैन नहीं होता। ठीक है, तो अगला बिंदु क्या लिखेंगे, अगला बिंदु ये लिखेंगे, यह वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, यह वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यह वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यह वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। खुली अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। आ गई बात समझ में, तो यह ग्लोबलाइजेशन को क्या करती है मेरे दोस्त, बढ़ावा देती है। यह बात भी आपको याद रखना है। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखो खुली अर्थव्यवस्था में यह होता है, समझना है मेरी बात को, आसानी से हर एक बात समझ में आएगी। खुली अर्थव्यवस्था में यह होता है कि मान लो ये कोई एक देश है और ये कोई दूसरा देश है, अगर इस देश के पास में कोई संसाधन नहीं है, ये देश ए है ना, ये यहां पर लिख लो देश है ये कोई, और ये भी कोई देश है ना, अगर इस देश के पास में संसाधन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये दूसरे देशों से मेरे साथियों संसाधन मंगवा लेगा, है ना, और आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये यहां से यहां पर चीजें मंगवा लेगा, है ना, इस देश से इस देश में चीजें मंगवा लेगा, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें इंपोर्ट, और यहां से ये इस किसी भी वस्तु को बाहर भेज सकता है, एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको। तो जहां पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को एक्सेप्ट किया जाए उसी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, और भारत जो है वो ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, इंडिया जो है वो ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। बंद अर्थ, अभी खुली अर्थव्यवस्था में सारे देश आते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में कोई भी देश नहीं आते। सुरेश जाट जी का सवाल है कि सर इकोनॉमी यहां से पढ़े या नायक बेच से, कहां से पढ़े, कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर आपने वहां से पढ़ लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, यहां पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, और अगर यहां पढ़ रहे हो तो वहां मत पढ़ना, एक ही बात है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तो वैश्वीकरण का मतलब यह होता है कि हमारे देश की इकोनॉमी को बाकी दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ में जोड़ना, हमारे देश के मार्केट को विदेशों के मार्केट से जोड़ना। जैसे अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हम अमेरिका से मंगवा लेते हैं, अमेरिका के पास में कोई कमी है तो वो भारत से मंगवा ले। आ रही बात समझ में। तो अगर हमारे पास में संसाधनों की कमी है तो हम दूसरे देशों से वो संसाधन मंगवा लेते हैं, और अगर हमारे पास में संसाधन ज्यादा है तो हम दूसरे देशों में वो संसाधन बेच भी देते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मतलब है आप लोगों का।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब एक और शब्द है जिसका नाम है मेरे साथियों बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार का बॉयज हॉस्टल है, सॉरी गर्ल्स हॉस्टल है। मैंने बताया ना काहू से लेना ना काहू को देना, ये बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में आपको क्या चीजें याद रखना है? तो बंद अर्थव्यवस्था में आपको कुछ बेसिक सी बातें जिनके बारे में बता देता हूं। देखो, बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात जो होता है वो बंद होता है, प्रतिबंध होता है। तो लिखेंगे इसमें आयात और निर्यात, इसमें आयात एवं निर्यात, है ना, अंग्रेजी में मैंने वहां पर लिख दिया था, एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं इसे। इसमें आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध होता है, बैन होता है, बैन। इसमें आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध, प्रतिबंध होता है। आ गई बात समझ में? तो कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है? तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी, ये गर्ल्स हॉस्टल है। न काहू को देना न काहू से लेना। आ रही बात समझ में? ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये जो इकोनॉमी है ये वैश्वीकरण को प्रतिबंध करती, वैश्वीकरण पर रोक लगाती है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। तो लिखेंगे यह भारतीय बाजार को, यह भारतीय बाजार को, इंडियन मार्केट को, देखो ये इसी का दूसरा मतलब लिख रहा हूं मैं वैश्वीकरण का। यह भारतीय बाजार को विदेशों के बाजार से, भारतीय बाजार को विदेशी बाजार या विदेशी लिखो, विदेशी ज्यादा सही शब्द है। यह भारतीय बाजार को विदेशी बाजार, यह भारतीय बाजार को विदेशी बाजार, फॉरेन मार्केट, विदेशी बाजार, यह भारतीय बाजार को विदेशी बाजार से, विदेशी बाजार से अलग करती है, अलग करती है। मुझे बताओ, भारतीय बाजार को विदेशी बाजार के साथ में जोड़ने की बात कौन सी इकोनॉमी करती है? ओपन इकोनॉमी करती है। भाई साहब समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझो आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। कोई मतलब नहीं है रट्टाफिकेशन करने से। अगर कोई देश दूसरे देश के साथ में आयात निर्यात कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो ओपन इकोनॉमी। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी। आ गई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है, ये मूल कॉन्सेप्ट है। ठीक है सुमित भाई, आ गई बात समझ में? चलो, क्या बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बता दिया कि जहां पर आयात और निर्यात नहीं होते वहां पर मेरे साथियों बंद अर्थव्यवस्था होती है ना। और इसका मतलब सिंपल सा है, ना तो कोई वस्तु यहां से वहां जा सकती है और न ही कोई वस्तु यहां से यहां आ सकती है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों पर क्या हो? बैन हो। तो ऐसी इकोनॉमी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा में। चलो, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि हां सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि हां सर यहां तक की बात कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, अगले बिंदु की ओर बढ़े मेरे दोस्त। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि हां सर यहां से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। अब हमें क्या पढ़ना है? तो अब हमें पढ़ना है खुली और बंद, तो समझ में आ गई ना। अब हमें विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है वो हम पढ़ते हैं। पहले मैं आपके कमेंट लेता हूं। मासूम अंसारी कह रहे हैं उदारवादी और वैश्वीकरण का मतलब क्या है? उदारवादी का मतलब होता है लिबरल। जैसे अगर मान लो आप अपने घर पर, आपके माता पिता आप लोगों के लिए कठोर रवैया अपना ले कि ए बालक तू 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा नियम टाइट कर दिए ना, है ना। तो ये मेरे साथियों ये उदारवादी रवैया नहीं। उदार का मतलब अरे अपना बच्चा है, आ जाएगा बेटा, 12 बजे तक आ जा, पर गलत काम मत करना, अच्छे काम करना, लाइब्रेरी ही जाना। इसका मतलब है कि नियमों को सरल करना, इसको बोलते हैं उदार। उदार का मतलब है थोड़ा ठंडा रवैया अपनाना, ठीक ठाक तरीके, मतलब अच्छा तरीका अपनाना। उदार का मतलब ये होता है। ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप कहां पर है? ओपन इकोनॉमी में, है ना। और भाईचारा ऑन टॉप ओपन इकोनॉमी और क्लोज, तूने मेरी बाल्टी, घमासान, चोटी पकड़, ये सब किस में होगा? इधर होगा। मैंने हर एक बात अंग्रेजी में लिखी है। देखो, ये इंडियन मार्केट को फॉरेन मार्केट से क्या करती है? अलग करती है, सेपरेट करती है। तो लिखेंगे इट इज सेपरेट इंडियन मार्केट टू फॉरेन मार्केट। आ गई बात समझ में? इधर क्या लिखेंगे वैश्वीकरण में? तो ये ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती, इट प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन, है ना। ऐसे तो मैं हर एक बात को, ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसमें बैन होता है।
हर एक चीज को अब आप बोलो EZMR भी लिख दो तो वो संभव नहीं है, ठीक है। चलो बात आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो लिखेंगे किसी भी देश की इकोनॉमी का विकास कितना हुआ है, तो हेडिंग डालेंगे विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्था के आधार पर, है ना, विकास की अवस्था के आधार पर, और इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवस्था के आधार पर किसी भी देश की इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है तो उस देश की इकोनॉमी को आप किस नाम से जानते हैं, तो उस देश की इकोनॉमी को आप लोग जानते हैं अल्प विकसित, ठीक है। तो इसमें अगर विकास सबसे कम हुआ है मेरे साथियों तो उसे बोलते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और बोले गुरुजी अल्प विकसित का मतलब क्या होता है, तो अल्प विकसित का मतलब होता है अंडर डेवलपिंग। क्या बोलेंगे? अंडर डेवलपिंग। अंडर डेवलपिंग मतलब अभी विकास हो ही रहा है, इसको बोलेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। बात आ गई समझ में आप लोगों को? मैं और स्पष्ट करूंगा, अभी तो केवल आपको प्रकार बता रहा हूं अच्छे से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। और यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा भाई साहब, है ना, यहां पर आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो विकास अगर बहुत कम हुआ है तो अल्प विकसित, अगर विकास थोड़ा सा अच्छा हो गया है तो हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मेरे साथियों, अगर थोड़ा सा अच्छा हो गया विकास तो उसे बोलेंगे विकासशील। क्या बोलेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था। तो दूसरा प्रकार लिखना विकासशील। और विकासशील अर्थव्यवस्था को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, डेवलपिंग, डेवलपिंग इकोनॉमी। और अगर विकास और ज्यादा अच्छा हो गया है, मान लो इससे भी ज्यादा अच्छा हो गया विकास, तो उस देश की इकोनॉमी को किस नाम से जानते हैं? तो उसे बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी को आप डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो विकास कितना हुआ है उसके आधार पर इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा गया, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित, है ना। अब इसको देखो जरा, इसको समझने की कोशिश करना ये क्या मामला है। देखो अगर किसी देश के अंदर प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, अगर किसी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? प्राथमिक क्षेत्र का या फिर कृषि क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं ना। अगर किसी देश की इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान ज्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अगर किसी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है मेरे साथियों? अगर प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा है या एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान ज्यादा है, प्राइमरी और एग्रीकल्चर अगर इसका मेरे साथियों योगदान ज्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से आप उसे जानते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के जो देश होते हैं मेरे दोस्त, वहां पर गरीबी ज्यादा होती है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है वहां पर गरीबी ज्यादा है। तो दूसरा बिंदु लिखेंगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी को आप बोलते हैं पुअर्टी। क्या बोलते हैं? पुअर्टी। ये बहुत ज्यादा होती है, ये ऊपर एरो है, इसका मतलब ज्यादा है। अल्प विकसित देशों में मेरे साथियों रोजगार भी कम होते हैं, रोजगार भी कम होते हैं। रोजगार का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। अल्प विकसित देशों में एम्प्लॉयमेंट भी क्या होते हैं? कम होते हैं। अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी ज्यादा होती है। आ गई बात समझ में? बेरोजगारी भी ज्यादा होती है। तो अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, ये भी क्या होती है? ज्यादा होती है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी मेरे साथियों यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, मुझे बताओ ज्यादा होगी कि कम होगी? तो वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम।
प्रति व्यक्ति आय, आ गई बात समझ में, ये भी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम होती है। वहां पर भुखमरी की समस्या ज्यादा होती है ना, अल्प विकसित देशों में भुखमरी की जो समस्या है वो ज्यादा होती है। तो भुखमरी यानी कि भूखे लोग मर जाते हैं, ठीक है। अल्प विकसित देश जो होते हैं वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अब ये शब्द लिख लो, सारे शब्दों को बताऊंगा मैं, है ना। यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अधोसंरचना, अभी बताऊंगा अधोसंरचना क्या है। फिलहाल इतना समझे कि यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अल्प विकसित देशों में क्या क्या समस्या रहती है, तो अल्प विकसित देशों में ये सारी समस्या होती, क्या क्या, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, पहली बात तो मेरे दोस्त याद रखना, कृषि क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। अल्प विकसित देश जो होते हैं वहां पर प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र या फिर मेरे साथियों प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। अल्प विकसित देश जो होते हैं वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा होती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, रोजगार बहुत कम होता है, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा कम होती है, वहां के लोग भूखे मरते हैं, भूखमरी की समस्या भी रहती है, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कमजोर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हाँ जैसे बरूंडी, बहुत बढ़िया शिवांगी ने जवाब दिया, बरूंडी एक ऐसा देश है जो अल्प विकसित के अंतर्गत आता है। अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश है, लगभग देश मेरे साथियों वो अल्प विकसित के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अल्प, पाकिस्तान भी अल्प विकसित में ही आता है, आ गई बात समझ में, हाँ ये सब वही है, पाकिस्तान में ये सब है लवली, बिल्कुल, और वहीं पर ये है। अच्छा एक बात और सुन लेना भाई, आपका जवाब सवाल हो सकता है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अधोसंरचना बोलते हैं, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सड़क, पार्क, है ना, हाईवे, टेक्नोलॉजी, इन सबको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे बताओ जहां पर सड़क ही नहीं है, कच्ची सड़क है, पानी पीने का ठीक ठाक है ही नहीं, गंदा पानी है ना, तो मेरे दोस्त याद रखना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्या है, कम है। भगवान करे आप सभी को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एग्जाम्पल से समझते, शायद इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भगवान करे आप सभी की नौकरी लग जाए दिल्ली पुलिस में, मैं तो यही चाहता हूं कि आप सभी लोग दिल्ली पुलिस में जाओ और बढ़िया मस्त मजे आ जाए, है ना। तो मेरे दोस्त मान लो आपकी नौकरी लग गई, और ऐसा नहीं होगा ऐसे, मतलब नौकरी लग जाएगी, इसके बाद जो बता रहा हूं वैसा नहीं होगा। आपकी नौकरी लग गई और आपकी ड्यूटी लग गई दिल्ली पुलिस में, और मान लो आपको एक थाना दे दिया गया और वहां पर आप गए थाने में, तो आपने देखा कि सड़क बिल्कुल कमजोर थी, है ना, आपकी जो 4 व्हीलर है वो सड़क पर नहीं जा पा रही है, आ रही बात समझ में। इसके बाद में आपने देखा कि जो ऑफिस आपको मिला हुआ है उसकी छत टपक रही है, आपने देखा कि वहां पर बिजली भी नहीं है, पंखा चलता ही नहीं है ना, पीने का आरओ वाटर भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यार यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, क्या बोलोगे, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। तो याद रखना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी देश की इकोनॉमी में गरीबी ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा है, रोजगार कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम कम है, भुखमरी ज्यादा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो उस देश की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। सर प्लीज एक एक हेडिंग लिखवाया करो, एक एक हेडिंग लिखवाएंगे तो फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे तो फिर क्या मतलब है दिल्ली पुलिस की तैयारी करने का, है ना। अब मैं आपको यह लिखवाऊं कि ऐसे देशों में गरीबी सबसे ज्यादा होती है, एक ऐसे देशों में रोजगार सबसे ज्यादा कम होते हैं, ये लिखवाना है क्या, ये बोल रहे हो, है ना। चलो बात समझ में आ गई, मैंने जो कहा है, बढ़े आगे, आगे बढ़े। तो ये अल्प विकसित, अब देखो अल्प विकसित से ज्यादा अच्छी स्थिति होती है विकासशील, भारत विकासशील देश में आता है, पहले ही मैं बता दूं तो आपको पता चल जाएगा। मुझे बताओ क्या भारत में गरीबी नहीं है, तो याद रखना भारत में गरीबी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो विकासशील देशों में भी गरीबी होती है, भारत में अभी भी गरीबी है मेरे दोस्त, ऐसा थोड़ी ना है। तो विकासशील देशों में गरीबी होती है, पुअर्टी है, लेकिन इन देशों की तुलना में तो कम ही है, अल्प विकसित से थोड़ी अच्छी कंडीशन है, तो गरीबी कम है। देखो यहां पर मैंने 2 एरो लगाए थे नीचे, अच्छा हाँ 2 एरो लगाए थे मेरे साथियों ऊपर, तो याद रखना यहां पर एक ही एरो लगा रहा हूं, मतलब इसकी तुलना में थोड़ी कम है। क्या भारत में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन इन देशों की तुलना में मेरे साथियों कम है, तो बेरोजगारी भी है लेकिन इन देशों की तुलना में क्या है, कम है, तो एक ही डंडा बना रहा हूं, यहां पर 2 डंडे थे। क्या भारत में रोजगार की कमी नहीं है, तो भारत में रोजगार कम है,
लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है यहां की तुलना में। तो एक ही डंडा बना रहा हूं, इसका मतलब है कि इससे तो अच्छी स्थिति है। क्या भारत में, मेरे दोस्त याद रखना, भारत में प्रति व्यक्ति आय कैसी है? तो इसकी तुलना में तो अच्छी ही है। तो अल्प विकसित देशों की तुलना में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जिसे पर कैपिटा इनकम शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई बोलते हैं, ये ठीक ही है ना, पीसीआई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीसीआई। तो कैसी है ये मेरे साथियों? है तो सही कम, लेकिन ज्यादा कम नहीं, इसकी तुलना में तो ठीक है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? तो भारत में रोड, पार्क, हाईवे सब कुछ है, लेकिन इसकी तुलना में अच्छा है। लेकिन फिर भी अमेरिका, जर्मनी, जापान की तुलना में तो कमजोरी है अगर इससे तुलना करेंगे तो। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे अधोसंरचना भी कहते हैं, ये भारत में कैसा है? कमजोर तो है। अभी भी हमारे यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट है ना, किसी पक्षी से, किसी पशु से अगर वंदे भारत टकरा जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। पर हाँ, इसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। तो भारत में अभी भी गरीबी है, लेकिन अल्प विकसित देशों की तुलना में कम है। अल्प विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश जो होते हैं, वहां की जो इकोनॉमी होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। अगर इससे भी अच्छी इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो वो विकसित अर्थव्यवस्था है। और आपने देखा होगा विकसित अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन है। विकसित अर्थव्यवस्था जहां पर है, जैसे जर्मनी, जापान, है ना, ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है। तो यहां पर गरीब भी, मेरे साथियों याद रखना, गरीबी होती है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी गरीबी होती है, लेकिन वहां का जो गरीब है ना, उसके पास कार होगी। वहां का गरीब भारत के अमीर जैसा है। है ना, मैं क्या कह रहा हूं कि वहां का जो गरीब है ना, वो भारत के अमीर जैसा गरीब है। कार वाला गरीब, हम क्या बोलेंगे, ये कार वाला गरीब आ गया। ठीक है। चलो, तो मेरे साथियों, विकासशील देशों में गरीबी होती है, लेकिन लेकिन मेरे साथियों याद रखना, विकासशील देशों में गरीबी होती है, लेकिन अल्प विकसित की तुलना में ठीक ठाक स्थिति होती है, और विकासशील की तुलना में थोड़ी कम होती है। तो विकसित देशों में गरीबी होती है, याद रखना, पुअर्टी इसके अंदर भी है। इसके अलावा बेरोजगारी है क्या? ऐसे यहां पर बेरोजगारी न के बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी होती तो है। लोगों को काम तो मिलना चाहिए ना, तो बेरोजगारी तो यहां पर भी है, लेकिन हमारे देश की तुलना में थोड़ी अच्छी कंडीशन है। यहां पर लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसे पीसीआई के नाम से जाना जाता है, पर कैपिटा इनकम, वो ठीक ठाक है। अमेरिका, जर्मनी, जापान में प्रति व्यक्ति आय अच्छी खासी है, लोग अच्छा खासा कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अवसंरचना, अधोसंरचना जिसे आप कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अंग्रेजी में लिखा तो वही लिखो। मुझे बताओ, जर्मनी, जापान, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बहुत अच्छी कोटि का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी कोटि का है। पता चला कि वहां पर मेरे साथ क्यों उड़ने वाली कार चल रही हो, है ना। वहां पर जापान में आपने देखा होगा ना, है ना, जापान में जो ट्रेन चलती है वो भी कितनी अच्छी ट्रेन है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दूरी तय करती है। तो कमजोरी तो है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति कहां की है? अल्प विकसित की। सबसे अच्छी स्थिति कहां की? विकसित की। अब मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं। देखो, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। विकसित देशों में कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे? एक यूएसए आप लोग याद रखना, चीन आपको याद रखना है, जर्मनी आपको याद रखना है, जापान याद रख लेना, फ्रांस याद रख लेना, है ना, रूस भी आप इसके अंदर याद रख सकते हैं। तो ये सारे देश जो है वो विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। विकासशील देशों में मेरे साथियों आपका अपना इंडिया, ठीक है, ये विकासशील देशों में है। और भी देश है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सवाल सीधा सीधा आता है कि भारत जो है वो किस इकोनॉमी के अंतर्गत आता है? तो विकासशील के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुणाल कह रहे हैं साथ के साथ सब याद हो रहा है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। बट फिर भी कुणाल भाई आप नोट्स बना लेना, क्योंकि आज याद हो गया है, 2 दिन तक याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं किया तो। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो अल्प विकसित इकोनॉमी वाले देश है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी वाले देश है, यहां पर क्या आ जाएगा? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लगभग देश मेरे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके लगभग देश, जैसे घाना हो गया, बरुंडी हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये सब के सब इसमें आएंगे। डेवलपिंग कंट्री में भुखमरी नहीं होती है क्या? है ना, हमारे यहां भी भुखमरी है, ठीक ठाक भुखमरी है ना। लेकिन सवाल ये नहीं आएगा कि बताओ डेवलपिंग में भुखमरी है कि नहीं। सवाल कॉन्सेप्ट का है, समझने का है। ठीक है, समझने का है।
चलो, अब ये इतनी सारी बातें मैंने बताई, अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मैंने जो अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आया? जल्दी से बताओ एक बार। बताओ बताओ, क्या मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया? मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया? पार्क्स आर इन नॉन डेवलपिंग, हाँ अंडर डेवलपिंग बोलेंगे उसको। साहिल कह रहे बहुत अच्छे से। कोर्स पूरा होने के बाद भी रिकॉर्डेड, हाँ। सिलेबस नहीं बताया, ओके, यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, आ गया, अच्छे से आ गया। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो परसेंट ऑल इज क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। कोर्स पूरा होने के बाद देख लेंगे, देख लेना तब देख लेना, पर अभी देख लो ना। जो काम हम बाद के ऊपर छोड़ देते हैं वो काम कभी पूरे नहीं होते लला। एमपी वाले हैं हम, ओहो एमपी वाले हैं। तो कैसन हो, कैसर कई मौज में हगड़ा, सब बढ़िया हो नी? कारे नाना थने कहा समझ में नहीं आयो? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में, तो भाई अच्छी बात है। तो चलो अब अगला देखते हैं। अगला एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है कि संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, संसाधनों पर स्वामित्व किसका है, इसके आधार पर देखते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। संसाधनों पर स्वामित्व, नियंत्रण या स्वामित्व भी आप इसे कह सकते हैं, अधिकार, ओनरशिप बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे? तो इसको अंग्रेजी में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑन रिसोर्सेस। जो देश के अंदर रिसोर्सेस है उस पर ओनरशिप किसकी है, उस पर स्वामित्व किसका है ना, इसके आधार पर हमें इकोनॉमी के प्रकार को देखना है। देखो, अगर ओनरशिप सरकार की है, याद रखना, तो उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोल रहा हूं, अगर ओनरशिप सरकार की है तो उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या बोला मैंने, अगर ओनरशिप सरकार की है तो उस अर्थव्यवस्था को समाजवादी के नाम से जाना जाता है, और समाजवादी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्टिक इकोनॉमी आप इसे कह देते हैं। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो पहला प्रकार सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, हम इसे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो चलो भाई साहब, सोशलिस्टिक में क्या क्या बातें आपको याद रखना है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसके अन्य नाम लिखना। इसको बोलते हैं राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। क्यों, क्योंकि जितना भी काम है वो सब स्टेट करता है ना, जितना भी काम है वो सारा का सारा काम कौन करता है, स्टेट करता है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। तो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी। इसका क्या नाम है, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से आप इसे जानते हैं, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी, है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेट बेस्ड इकोनॉमी के नाम से। तो याद रखना है कौन सी इकोनॉमी को स्टेट बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं,
तो याद रखना है राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, इसको स्टेट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये किसकी देन है, ऐसा पूछा जा सकता है कि ये इकोनॉमी जो है वो किसकी देन है। तो याद रखना है एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। नाम सुना है आपने, समाजवाद के पप्पा है ये। तो याद रखना है ये किसकी देन है, कार्ल मार्क्स की देन है, ये कार्ल मार्क्स की देन है ना। और ये कार्ल मार्क्स जो थे वो सोवियत संघ के थे मेरे दोस्त, कार्ल मार्क्स की देन है। और कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है मेरे साथियों, कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, तो इस पुस्तक का नाम है मेरे साथियों दास कैपिटल। ये दास कैपिटल नाम है। फिर से समझो अगर नहीं समझ में आया तो, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये किसकी देन है, तो ये कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति हैं उनकी देन है। कार्ल मार्क्स ने, सर स्पीड थोड़ी फास्ट करिए प्लीज, इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकती भाई, इससे ज्यादा फास्ट तो फिर आप मेरे को दौड़ा दो 2 की स्पीड में, वो फास्ट हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा मैं फास्ट बोल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप रिकॉर्डेड देख लो, 2 की स्पीड से दौड़ाओ, दौड़ाओ मास्टर को 2 की स्पीड से करके खत्म, है ना। इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है, अपुन की लिमिट है यार, अपुन इतना कितना दौड़ेगा ये बताओ। मशीन, आई एम नॉट अ मशीन। फिर से समझो, लिंक टूट गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसके जनक कौन है, ये किसकी देन है, जनक बोल दो, फादर बोल दो, देन बोल दो, कोई बात नहीं, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति हैं, है ना, उनकी देन है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है मेरे साथियों, दास कैपिटल। इस दास कैपिटल पुस्तक को क्या कहते हैं, तो इसे समाजवाद की बाइबल बोलते हैं, बाइबल ऑफ सोशलिज्म के नाम से भी आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, समाजवाद की बाइबल, समाजवाद की बाइबल, समाजवाद की बाइबल, है ना। इसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, तो बाइबल ऑफ सोशलिज्म के नाम से जानते हैं इसे, बाइबल ऑफ सोशलिज्म, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। फिर से बोल रहा हूं, बाइबल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, इसे आप कहते हैं समाजवाद की बाइबल, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब दूसरा पॉइंट, समाजवादी अर्थव्यवस्था में दूसरा बिंदु, आपसे यह पूछा जा सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में, फिर से कहना, फिर से बोल रहा हूं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है, जो देश के अंदर रिसोर्सेस है, उस पर कंट्रोल किसका होगा, उस पर ऑनरशिप किसकी होगी, तो मेरे साथियों सरकार की होगी। किसकी होगी, सरकार की होगी। तो अगला बिंदु लिखेंगे संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो ये लिखेंगे कि संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है, तो सरकार का नियंत्रण होता है। किसमें, समाजवादी में। तो संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है या सरकार का स्वामित्व होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, क्या बोलेंगे भैया, संसाधनों पर किसका नियंत्रण रहता है, तो सरकार का नियंत्रण रहता है। संसाधनों पर किसका नियंत्रण रहता है, तो सरकार का नियंत्रण रहता है। तो मेरे साथियों गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है रिसोर्सेस पर, ठीक है, रिसोर्सेस पर, ठीक है कृष्णा, रिसोर्सेस पर होता है। दूसरी बात, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें किस वस्तु की कितनी कीमत होगी, याद रखना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस वस्तु की कितनी कीमत होगी और उस वस्तु का उत्पादन कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो किसी वस्तु की कितनी कीमत होगी, किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, मशीन से करना है या फिर मजदूरों से करना है, इन सब का निर्धारण कौन करेगा। फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत और उत्पादन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, यह डिटरमाइन कौन करता है कि किसी वस्तु की कितनी कीमत होगी, किसी वस्तु का कैसे उत्पादन होगा, इसका निर्धारण करती है मेरे साथियों सरकार। किसके द्वारा किया जाता है, तो सरकार के द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाता है कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी और किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, यह सब सरकार डिसाइड करती है भाई साहब। ओके, बात समझ में आ गई। यह तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु क्या लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में, लिखो, अभी लिखवाते हैं। चौथा बिंदु लिखना, इसका उद्देश्य क्या है। भाई सरकार कीमतों का निर्धारण कर रही है, सरकार किसी वस्तु की कितनी कीमत होगी यह तय कर रही है। मुझे एक बात बताओ,
तो इस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर सरकार क्या चाहती है? भाई सब कुछ सरकार ही डिसाइड कर रही है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेरे भाई मैंने जब सरकार से पूछा कि भैया आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सरकार ने कहा जनता का कल्याण करना मेरा उद्देश्य है। मैंने कहा भाई साहब जनता का कल्याण करना? बोले हाँ जनता का कल्याण करना। तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है, याद रखना है, वो क्या है? जनता का कल्याण करना। इसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं जन कल्याण। क्या बोलते हैं? जन कल्याण। तो लिखेंगे जन कल्याण। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जन कल्याण। और जन कल्याण को आप अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर। क्या बोलते हैं? पब्लिक वेलफेयर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो जन कल्याण का मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना, है ना? सर मांगीलाल के बारे में बताएं। अभी मांगीलाल खेत पे पानी आ रहा है ना? गजब हो यार आप लोग। मांगीलाल याद आ गया तुम्हें? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, राज की बात बताता हूं। पहले पानी पी लूं उसके बाद बताता हूं, है ना? पहले पानी पी लेने दो। अब राज की बात बताता हूं, किसी को मत बताना आप। सुनो, देखना एक राज की बात बताऊंगा, किसी को मत बताना, अगर बताया तो फिर देख लेना। बात दरअसल ऐसी है मेरे दोस्त कि इकोनॉमी जो विषय है ना, वो एक ऐसा विषय है कि बच्चा उसे छोड़ देता है। बच्चा ये सोचता अरे यार इसकी तो भाषा ही समझ में नहीं आती। वास्तव में इकोनॉमी विषय ऐसा है जिसकी भाषा आपको समझ में न के बराबर आती। मैं समझ रहा हूं इस बात को कि वो भाषा समझ में आसानी से नहीं आती है, लेकिन उसको समझाने के लिए अगर आपको टीचर आपका दोस्त मिल जाए, है ना, जो बिल्कुल एज अ फ्रेंड आपको चीजें समझाए कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है, जैसो ऐसा नहीं ऐसा है, इस तरीके से उसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको हर चीज मुंह जुबानी याद हो जाएगी। मुंह जुबानी याद हो जाएगी आपको। मैं क्यों मांगीलाल को लेकर के आया? क्योंकि मांगीलाल आपका अपना है। मांगीलाल आपका पड़ोसी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो मांगीलाल की मैं बात करूंगा, गंगाराम की मैं बात करूंगा, धापूबाई की मैं बात करूंगा, सोरमबाई की मैं बात करूंगा, तो क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, वो हमारे आसपास के लोग हैं। आ गई बात समझ में? तो इसलिए हम इन चीजों को लेकर के आते हैं। और देखो मैं तो किसी भी बैच में पढ़ाऊं, चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊं, चाहे मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाऊं, मैं है ना केवल इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं कि आप सभी मेरे अच्छे मित्र हैं, और मैं आपको कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य यह रहता है, केवल इतना भर रहता है। तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बिल्कुल खड़ूस मास्टर, इकोनॉमी का मास्टर बन के आपको पढ़ाऊं। नहीं भाई, मेरा उद्देश्य है ही नहीं। मैं तो एज अ फ्रेंड ही आपको समझाऊंगा, ठीक है? और एज अ फ्रेंड ही आपको चीजें समझ में आएगी। अभी तक जो बातें मैंने पढ़ाई है, मेरे ख्याल से आपको हर एक बात समझ में आई होगी अगर आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझा होगा। जो बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े तो आज मेरी लय के साथ में मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, कम पढ़ाता हूं। देखो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, केवल 4 पेज लिखवाए हैं, लेकिन 4 पेज में इतना कवर करवा दिया है कि आप लोग जो है ना बिल्कुल आसानी से चुटकियों में समझ जाओगे चीजें कि मैंने क्या करा है। तो मैं ऐसे ही चलता है, मेरा ऐसे ही चलता है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, है ना? चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या बता दिया भाई? देन कार्ल मार्क्स, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, कीमत सरकार निर्धारित करेगी, उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण। और क्या क्या है भाई समाजवादी में? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो दोस्त मेरे देखो अब तो इसका कोई वर्तमान में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी पहले जो था वो लिख लो, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस के नाम से आप इसे जानते हैं। ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है? मेरे ख्याल से अब मैं आप लोगों को कल ही पढ़ाऊंगा पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी और मिश्रित के बारे में अब हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? बाकी चर्चाएं अब हम कल करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? ये क्लास 4 बजे कर दो। ओहो, महाकाल के दर्शन कराओ ऑनलाइन सभी लोगों को। बिल्कुल करवाएंगे, आप मस्त हो, थैंक यू सर, आज मजा आ रहा है। क्यों, कल नहीं आया था क्या कुलदीप? है ना, रूस, हाँ सोवियत संघ रूस बोलते हैं उसको। आपने बोला था क्वेश्चन, हाँ मैंने बोला था क्वेश्चन, मैं क्षमा चाहूंगा आज के लिए। दरअसल बात क्या है ना कि क्वेश्चन कराने का मजा तभी आएगा जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में मुझे पूंजीवादी और मिश्रित दोनों पढ़ाना है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा।
तो थोड़ा भरोसा रखो, कल का जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मैं क्वेश्चंस को शामिल कर लूंगा। अगर कल भी हमारा टॉपिक कोई अधूरा रहेगा, 2-3 टॉपिक को मिला करके क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी, मैंने बोल दिया ना तो बस बोल दिया, ठीक है। रेगनर फ्रिस्क के बारे में नहीं बताएं, मुझे लगता है आपने पहले कोई बैच पढ़ ली होगी तो वो सीक्वेंस आप चाहते हैं, वैसा नहीं हो सकता, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। सर जी गंगाराम मेरे दादाजी हैं, तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना, दंडवत प्रणाम में उनको कर रहा हूं, है ना। मेरा चरण स्पर्श, उन्हें कहना कि विनय सर ने आपके चरणों को स्पर्श किया है, आशीर्वाद दीजिए विनय सर को, है ना। ओके सर, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं हो सकता, अब व्हाइट पे ही चलेगा। नॉर्थ कोरिया नहीं, गलत आंसर है। नॉर्थ कोरिया बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, सारे के सारे ओपन इकोनॉमी वाले हैं। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सर। सिलेबस बता दीजिए। अरे छोड़िए सिलेबस को, टेंशन मत लीजिए, हर एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी में सब सिलेबस बता दूंगा। अच्छे से पढ़ो पहले, बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। राजगढ़ से हूं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मजा आ गया सर, थैंक यू सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं सर। सिलेबस बता दो, ठीक है। सिलेबस के 3-4 कमेंट आ गए, अगर ऐसा है तो मैं बता दूंगा, है ना। पर मेरी सलाह है कि अभी पढ़ो तो सही, सब चीजें समझ में आ जाएगी यार, है ना। बहुत बढ़िया, ओके। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते। इकोनॉमिक्स वास्तव में बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है यार, सच में बहुत आसान है। बच्चा पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता है, शायद थोड़ा सा टेक्निकल भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ता है, पर मेरी तो सलाह है कि वो एक बार पढ़ेगा ना तो बस पढ़ता ही रह जाएगा। सच बताऊं आपको, एक और राज की बात बताता हूं, आपकी कसम दोस्त, जब मैंने पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना, उसके पहले कभी नहीं पढ़ा था, और पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना तो मैं तो फैन हो गया था। मैंने कहा अब तो मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में करना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर करी। भाई कम से कम मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं तो बता तो सकूं कि हाँ भाई मैं इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक्स में एमए है, नहीं तो मैं तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से हूं, इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है ना। चलिए, आज तक मेरा कमेंट किसी टीचर से नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा नरपल जी, पढ़ेंगे। मुख्तार जी थैंक यू, ऐसे 10 महीने लग जाएंगे। अरे हिमांशु क्यों लोड ले रहे हो यार, बस यही तो चीजें है, नहीं लगेंगे 10 महीने, बस भरोसा रखो, विनय सर के ऊपर भरोसा कर लो, टेंशन मत लो यार, नैया पार लगा दूंगा आपकी, मैं बोल रहा हूं ना, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मेरी जवाबदारी है इस बात की, बोल दिया ना आप लोगों को। भरोसा रखा करो, खाली भरोसा रखोगे ना तो हर चीज हो जाएगी, विश्वास रखो यार। देखो विश्वास तो करना पड़ेगा ना भाई, एक बार विश्वास करके देख लो, है ना। मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ अच्छे हो, अच्छे से चीजें चले, आगे बढ़े, आप भी बढ़े, मैं भी बढ़ूं, सब कुछ आगे अच्छे से निकले मेरे साथियों, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे करेंगे कल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे।